आवाज़ संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यानी आवाज़ संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, कहने का मतलब ये, आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़े होंगे कि किसी भी हम भाज्य संख्याओं को आवाज़ संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम भाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 4320 ये एक भाज्य संख्या है। इसे कैसे व्यक्त करते हैं? तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधा सा मतलब है। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0 हो गया। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 270, 2 से 2 एकम 2 तिया 2 पंचे 10, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से 15, पुनः 3 से कितना हो जाएगा 5। अब नहीं देना है। यानी कि 4320 को आप जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 2, ठीक, 1 2 3, 3 बार 3 गुना में 1 बार 5। पावर के रूप में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5। यही आपका क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। कैसे? तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना, और कुछ करना नहीं पड़ता। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार 156 का निकालेंगे। देखिए कैसे 156 का कैसे निकालते हैं? 2 सौ 14, 2 अट्ठा 16, 2 तिया 2 नौ 18, 3 17 तिया 39, खत्म। यानी 156 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। बस यही आपका क्या है? आवाज गुणनखंड है। हो गया। आगे क्या बोलता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? कहने मतलब कि 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है। यानी घात का मतलब क्या होता है? आधार के आने या जाने की संख्या को बताना। 2 क्या आपका आधार बन के आएगा यहाँ पे। देखिए 1440 का गुणनखंड करते हैं, इसमें देखते हैं 2 कितना बार आया। 2 का जितनी भी संख्याएं होगी ना, वही उसका क्या होगा? अधिकतम घात होगा। 2 से लगाते कितना हो जाएगा? 2 सौ 14, 720, 2 से लगा कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 360, 2 से कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 2 से कितना हो जाएगा? 90 दूनी तो 80, 2 से कितना हो जाएगा? 45, 3 से लगा कितना हो जाएगा? 15, 3 से कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 1440 को आप लिखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 3 गुने 3 गुने, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या चीज़ है? 2 का अधिकतम घात ना, तो 2 का मैक्सिमम घात कितना है? 2 कितना बार आया? 5 बार आया। इसलिए हम जवाब में क्या लिखेंगे? अतः 2 का अधिकतम घात कितना है? 5। तो आंसर हो गया। 3 का पूछा था, 2 बोलते, 5 का पूछता था, 1 बोलते। इसी तरह किसी भी संख्या का जवाब हम दे सकते हैं। अब पूछा कि 6370 में इसका एक रूप दिया जहाँ पे पावर को क्या कर दिया? MNKP बोल दिया, और अंत में पूछता है क्या? पावर का योग पूछा, यानी MNKP का योग कितना होता है ये निकालना होता है। तो पहले हम MNKP का वैल्यू निकाले तब तो। ये क्या है? फैक्टराइजेशन के रूप में दिया है, लेकिन ये 2 कितना बार आया है ये पता नहीं है। 5 कितना बार आया ये पता नहीं है। 7 कितना बार ये पता नहीं है। 13 कितना बार ये पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर पता है कि 6370 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा ना, तो इसमें आपको 2 5 7 13 के अलावा कोई चौथी संख्या नहीं मिलने वाली है, पांचवी संख्या। बस ये 4 संख्या ही आपको आने वाली है। हाँ, लेकिन ये कौन कितना बार आएगा ये तो गुणनखंड करने के बाद ही पता चलेगा। 6370 का कर दे कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब किसे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 छः 30, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अब 7 से लग जाएगा। 7 नंबर 63, 7 कम 7, 7 से दे दीजिए कितना जगह 13, यानी कि 6320 70 को आप ये लिख सकते हैं
कि 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, यानी पावर के रूप में लिखिएगा तो 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 गुना कितना हो जाएगा 13। आपने ये देखा कि 2 एक बार है, 5 एक बार है, 7 दो बार है, 13 की बार, यानी पावर सब एक है। हमें एम एन पी का वैल्यू निकालना, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ ना इसे तुलना करना पड़ेगा। तो आप ये तो हमने निकाला, लेकिन 6370 का वैल्यू तो ये भी इस रूप में लिख के दे रखा है। हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, 2 के पावर एम इंटू 5 के पावर एन, 7 के पावर के और 13 के पावर पी। हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एन गुने 7 के पावर के गुने 13 के पावर पी। हम क्या, जब ऐसे स्थिति हो जाए दोनों बल क्या करते हैं, तुलना करते, क्या करते हैं, तुलना करने पर, दोनों और तुलना करने पर। तो हम जानते हैं कि आधार में क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पावर परसेंट कितना है 1 है, आधार सेम हो गया था, एम का पावर, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं एम बराबर कितना 1। यहाँ आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ पावर कितना 1 है, यहाँ पावर कितना एन है, हम बोल सकते हैं कि एन का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर आधार 7 है, यहाँ पर आधार 7 है, तो आधार सेम हो गया, पावर के यहाँ पावर 2 है, तो आधार समान रहने पर पावर उन समान होगा, तो इस तरह बोल सकते हैं के का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। आधार में 13 है, आधार में 13 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर पी है, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। एम एन के पी का वैल्यू तो निकल गया ना। हम फाइनली क्या करते हैं, एम प्लस एन प्लस के प्लस पी का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो 100 का वैल्यू रख दीजिए, सीधी सी बात है, हो गया 5 है, हो गया क्या आंसर। इस तरह किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें, उसके बाद सत्यापित करें कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। 32 का एचसीएफ एलसीएम, इसका हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, भाग विधि से नहीं निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 होगा, यानी कि 2 के पावर 5, और 80 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 हो गया, तो 16 पंचे 80, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 5। हम सबके पहले निकालते हैं एचसीएफ, फिर निकालते हैं एलसीएम। एचसीएफ किसका है, तो 32 और 80 का ना, तो कॉमा में से लिखना जरूरी है। अब जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम जो पावर होता है ना, मिनिमम पावर जो होता है नंबर का, वो आपका क्या होता है एचसीएफ होता है, मिनिमम पावर होना चाहिए। यहाँ क्या है 2 का पावर 4 है, एक बगल 2 का पावर 5 है, कम पावर कौन है 2 का पावर 4 है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। 5 यहाँ नहीं है, इसको लेना ही नहीं है, 2 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 5 का पावर 1 है, यहाँ पे कितना है 5 का पावर 0 है ना, पावर कितना है यहाँ पे 0 है, तो जब जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो मिनिमम पावर ढूंढते हैं ना, तो 5 का पावर 0 कम पावर हो गया, यानी 5 का यहाँ 1 है, 5 का 0 हो गया, तो अगर 5 वाला 0 का बाहर निकाल ही लेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए लिख के हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आपका एचसीएफ निकल गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी 32 और 80 का एलसीएम जो निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर। यहाँ 2 का पावर 4 या 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 ही है इसका बाहर। यहाँ पर 5 का पावर क्या है 1 है, यहाँ 5 का पावर 0 था जो कि हम नहीं लिखते हैं, तो 1 ना अधिक हुआ तो 5 का पावर 1 भी आ जाएगा बाहर। ओके, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 है, गुने 5 कितना हो जाएगा 160, यानी एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया। अब सत्यापित करना, तो जब किसी सवाल में सिद्ध करने के लिए बोले, सत्यापित करने बोले या दर्शाने के लिए बोले, सब एक ही बात होता है। तो जब ऐसा सवाल पूछे ना, तो हम क्या करते हैं, सवाल को 2 भागों में बांटते हैं, बराबर के एक बाएं एक बराबर के दाएं। बराबर के बाएं वाला को क्या बोलते हैं हम लोग एलएचएस बोलते हैं, और दाएं वाला को क्या बोलते हैं आरएचएस बोलते हैं। दोनों का अलग अलग वैल्यू सॉल्व कर दे, अगर दोनों बराबर निकल गया तो बोलते हैं एलएचएस बराबर, आरएचएस नहीं निकला तो बोलते बराबर नहीं है। तो हमने क्या करता है कि हमने एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या दिया है दो संख्या का गुणनफल ना, दो संख्या को क्या दिया है गुणनफल। मेरे पास दो संख्या कौन सी है 3 है, एक 32 और एक 80। 32 को क्या कीजिए गुना 80 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2560 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस में क्या बोला एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ किसका 32 से 80 का ना, तो 32 80 गुना किसका एलसीएम, तो एलसीएम किसका 32 80 का कर दिए। ये एचसीएफ जो निकल के आया 32 80 कितना निकल गया 16।
और एलसीएम कितना निकल के आया 160, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको इतना ही निकल जाएगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS करें, मतलब ये नियम सही है। आप तो ऐसे पहले पढ़े होंगे, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF होता है, बस उसी पर आधारित चाहिए। इसी तरह हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। यदि LCM कितना दिया है 504 और पूछा हमसे HCF, तो आप जब LCM बता रखा है HCF पूछा है, आखिर 72 और 126 क्या है, तो 72 आपको एक संख्या और 126 दूसरी संख्या है। आप इसे AB मानकर भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं। क्या चीज़, देखिए HCF 72 126 गुने LCM 72 126 बराबर कितना, दोनों संख्या गुणनफल यानी 72 गुना 126। तो आपको HCF का मान पता नहीं है वैल्यू, तो आप सेम टू सेम ये कॉपी कर दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको LCM का वैल्यू बता दिया है कितना 504, कितना बताया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आपको 504 बताया, इसके बदला में आप 504 लिख दीजिए और ये 72 गुना 126 यहाँ डायरेक्ट कॉपी कर। ओके, अब आपको निकालना है HCF, तो HCF 72 और 126 को रख लीजिए और 504 को आपको हटाना होगा, 504 यहाँ से हट के जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि 72 गुना 126 बटे कितना 504, ये 4 मरतबे कट गया, 4 से हो जाएगा कितना जाएगा 18। तो यानी फाइनली आपको HCF इसका 72 126 का निकल के कितना आ गया 18 आ गया ना, बस ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो कई बार क्या करेगा, जैसा इस बार LCM बता दिया तो HCF पूछ लिया, कई बार क्या करेगा HCF बता देगा तो LCM पूछ लेगा, अभी दो संख्या मालूम है, कभी क्या करेगा HCF भी दे देगा LCM भी दे देगा, दोनों संख्याओं से एक संख्या दे देगा, एक संख्या पूछेगा। ये लेफ्ट राइट करके हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इकाई अंक का शून्य होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य कैसे होता है, जैसे देखिए 10 है, 100 है, 1000 है, इसका इकाई अंक शून्य कैसे है, 10 का फैक्टराइजेशन किया, देखिए किसमें क्या क्या निकलेगा, 2 गुने 5 निकलेगा, इसका कीजिए कितना निकलेगा 2 गुने 5। हम जानते हैं कि 100 में 2 को 10 है ना, 1 को 10 में क्या होता है 2 गुने 5, 2 को 10 में क्या होगा 2 बार 2, 2 बार 5 होगा, सीधी सी बात है। तो यानी हमने ये देखा कि एक जीरो के लिए 1 2 1 5 है, 2 जीरो के लिए 2 और 2 को 2 2 जो 5 चाहिए, 3 जीरो के लिए कितना चीज़, 3 जीरो के लिए हमें 3 ठो 2 चाहिए और 3 ठो 5 चाहिए, यानी जितना जीरो उतना 2 और 5 का समूह होना चाहिए, ठीक ना। तो हम इससे ये सीखते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर जीरो तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात हो, ठीक ना। तो ये इकाई अंक की बात कर रहा है, तो हमें कम से कम एक जीरो से भी काम चल जाएगा। हम ये लिखते हैं यहाँ पर कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के घात, 2 और 5 के घात का मतलब क्या, 2 को 2 हो सकता है, 2 को 5 हो सकता है, 2 को 2 1 ही को 5 हो, एक जीरो तो मिलेगा ना कम से कम। घात लिखना ही, घात इसलिए वर्ड लिखते हैं ताकि उसकी संख्या कुछ भी हो जाए, हो सके। अगर घात नहीं लिखे नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ही 2 और 1 ही 5 है, तो जरूरत तो नहीं है, अधिक भी हो सकता है, 2 अधिक भी 5 हो सकता है, इधर कोई भी नंबर है उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हमें हमें जीरो मिलेगा ही मिलेगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तभी हमें जीरो मिलेगा, लेकिन 2 और 5 होना ही चाहिए, एक जीरो के लिए 1 2 1 5 का समूह होना ही चाहिए, यानी कि एक समूह में 2 और 5 होगा ही। इस पर एक सवाल है, जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए x का पावर n जीरो पर समाप्त होता है। देखो क्या करते हैं,
हम ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं, माना कि a बराबर 21 के पावर n। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 की घात हो। देखते हैं इसका आवाज गुणनखंड करते हैं। देखिए पावर डिस्टर्बेंस नहीं करता है। अगर हम बोलते 10 के पावर 2, एक 10 है तो एक 0 ही है। अब पावर 2 लगने से क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू निकालने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा। क्या हो जाए, सिर्फ 0 हट तो नहीं ना गया, 0 की संख्या तो गुनी हो गई, लेकिन फिर भी तो एक स्थान पर 0 ही है ना। तो पावर देने से क्या होगा कि यूनिट प्लस 0 की संख्या अगर वैल्यू निकालते 0 की संख्या दुगुनी हो जाती है। अगर पावर 2 है तो दुगुनी हो जाएगी, पावर 3 है तो तिगुनी हो जाएगी, पावर 4 तो चौगुनी हो जाएगी। यानी जितना पावर 0 की संख्या उतनी गुनी हो जाएगी, लेकिन एक स्थान पर 0 ही मिलेगा, क्या उसकी संख्या कितनों क्यों ना बढ़ जाए। जितना 0 होगा उतना 2 और 5 मिलेगा, हमें उतना 2 और 5 मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं 21 के पावर n का फैक्टराइजेशन करते हैं तो पावर हमें डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ये कोई लेना देना नहीं, हमें ये 21 पर फोकस करना है। इसे लिख सकते हैं 3 गुना 7 पावर n। आप यहाँ n से अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये n जो है ना, ये 3 का भी और 7 का भी है। अलग करते हैं तो भी कोई डिस्टर्ब है, नहीं करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए लिख ही देते हैं 3 के पावर n गुना 7 के पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हमने यहाँ देखा कि इसके जब फैक्टराइजेशन किया तो इसमें क्या लिखा, 3 के घात निकला और 7 के घात निकला, जबकि कहता है कि 0 पाने के लिए हमें 2 के घात और 5 का घात होना चाहिए, अदर कुछ भी हो। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, 2 और 5 का घात नहीं निकला, 3 और 7 का घात आ गया। हम यहाँ एक चीज लिखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लिख देंगे जवाब देने से पहले। ये लिखेंगे कौन सा, जो अभी हम पहले जो लाइन लिखे थे, तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 21 के पावर n में, या यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मान चुके हैं ना इसे, 21 के पावर n में 3 और 7 के घात है, 3 और 7 के घात है, 2 और 5 के घात नहीं है। अतः 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये आपको क्या हो गया आंसर, बस इतना सेंटेंस लिख देना, आपका जवाब हो गया। किसी भी सवाल में हम इतनी बात लिख देंगे तो आपका आंसर हो गया। एक और है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे पढ़े कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, यहाँ पढ़ते इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, 0 नहीं 5। एक बात बताइए, हम 0 होने के लिए क्या कितना चाहिए था हमें, 2 और 5, और 5 होने के लिए क्या चाहिए, जैसे देखिए 5, हम 15 ले लेते हैं, 15 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 3 गुने 5, 25 ले लीजिए कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, 35 ले लीजिए क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 5, आप इसमें 45 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 गुने, मान ले 3 गुने ले देते हैं 5, ओके। आप 125 ले लीजिए कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। आप सब में एक चीज़ कॉमन क्या देखते हैं, कम से कम एक 5 जरूर है, हमें 2 5 3 5 से मतलब नहीं है, एक 5 सब में है। और आप जितना देखिए उसमें फैक्टराइजेशन में किसी में 2 आपको नहीं मिला, 2 क्यों नहीं मिला, अगर 2 आ जाएगा 5 के साथ तो 5 पर खत्म ही नहीं होगा, तो 0 बन जाएगा, तो उसे क्या बना देगा, मल्टीप्लाई करके 10 बना देगा, तो 10 बनाने का मतलब 0 मिल गया। तो 5 के साथ जब ये 2 आएगा तो वो एक स्थान पर 0 देने लगेगा, हमें 5 नहीं देगा। इसलिए कहता है कि अगर एक स्थान पर 5 चाहिए तो उसके आवाज गुणनखंड में 2 को नहीं आने देना है, अगर 2 आएगा तो 5 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम इससे कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 तभी होगा यदि
तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात हो लेकिन 2 के घात नहीं हो। आधा और नंबर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं इस पे एक सवाल कहता है कि जांच करें कि जब इसके पावर n का इकाई अंक 5 होता है या नहीं। हम ऐसे मान लेते पिछले सवाल की तरह बनाते हैं। माना कि a बराबर 24 के पावर n, फैक्टराइजेशन कीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हत्या 24 का पावर कितना हो जाएगा n। बहुत की जगह आप इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर n। n सबको अलग भी कर दीजिए या ना भी कीजिए, मर्जी है तो कर दीजिए। हम जानते हैं कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 n हो जाएगा गुना 3 के पावर n हो जाएगा। आपने फैक्टराइजेशन किया था वो क्या मिला, 2 के घात मिला और 3 के घात मिला। लेकिन हमें इकाई स्थान पर समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, 5 के घात होना ही चाहिए, लेकिन जिसमें 2 नहीं हुआ। यहाँ उल्टा 2 ही आ गया, 2 जो कि नहीं होना चाहिए था। तो 5 नहीं आया और उसके बदला में 2 आ गया। ओके, हम यहाँ ये लिखते हैं कि वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे पहले कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 होगा यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात हो लेकिन 2 के घात नहीं हो। यहाँ 2 और 3 के घात है, यहाँ लिख दें यहाँ पे ए में 2 और 3 के घात हैं लेकिन 5 के घात नहीं है, ठीक ना। अतः यह 5 पर समाप्त नहीं होगा। बस ये आपका आंसर हो गया, बस इतना आंसर देना। ठीक, सारा सवाल इसी विधि से बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या पढ़ने के लिए। ओके।